में आज हम भारतीय रेलवे के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने वाले हैं जी। और इसका आधार है नागपुर डिवीजन की मुख्य लोको इंस्पेक्टर यानी CLI परीक्षा के लिए तैयार किया गया एक प्रश्नोत्तर संग्रह है। जी हाँ, ये जो सामग्री है ना, ये हमें राजू कुमार लोको पायलट जी से मिली है। अच्छा। और इसमें जो सवाल जवाब हैं, हाँ, तो शुरुआत करते हैं लोकोमोटिव्स की खासियतों से। पहला सवाल WDG-3A लोको के बारे में है। इसमें लगे BKR रिले। हाँ, BKR ब्रेकिंग कॉन्टैक्टर रिले। हाँ, ब्रेकिंग कॉन्टैक्टर रिले। सवाल है कि ये कितने होते हैं और इनका काम क्या है। हाँ, तो इस लोको में WDG-3A में 3 BKR रिले होते हैं। 3? जी, 3। और ये संख्या सिर्फ याद रखने वाली बात नहीं है, ये लोको की ब्रेकिंग क्षमता खासकर डायनामिक ब्रेकिंग के दौरान बहुत अहम है। डायनामिक ब्रेकिंग जी मतलब जब इंजन खुद ब्रेक लगाने में मदद करता है। बिल्कुल, इंजन की मोटरें ही और ये रिले उस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें कोई मान लीजिए खराबी आ जाए तो लोको की ब्रेकिंग पर सीधा असर पड़ सकता है और ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत गंभीर बात हो सकती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं बल्कि सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। इसी WDG-3A लोको में हाई एडहेजन फैब्रिकेटेड बोगी का भी जिक्र है। ये हाई एडहेजन क्या होता है? हाई एडहेजन का मतलब है उच्च पकड़, मतलब ज्यादा ग्रिप। ज्यादा ग्रिप? हाँ, ये बोगियां इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि पहिए पटरी पर ज्यादा अच्छी पकड़ बना सकें। अच्छा, खासकर जब लोको भारी बोझ खींच रहा हो या फिर मान लीजिए मौसम खराब हो जैसे बारिश वगैरह में, तो इससे पहियों के फिसलने का खतरा कम होता है और लोको अपनी पूरी ताकत से ट्रेन को खींच पाता है। ये तो दिलचस्प है। अब एक और स्थिति लेते हैं, WWG यानी वुडवर्ड गवर्नर वाले लोको की। जी? वुडवर्ड गवर्नर। अगर इसमें एम्फेनॉल प्लग जो शायद एक तरह का कनेक्टर है, हाँ, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर होता है, अगर वो निकल जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही, ये एक महत्वपूर्ण कनेक्टर है। अगर ये निकल जाता है तो गवर्नर को सही सिग्नल नहीं मिल पाते, तो इंजन अपनी न्यूनतम गति पर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं आइडल हो जाना। इंजन आइडल हो जाता है सिर्फ एक प्लग निकलने से। हाँ, ये दिखाता है कि एक छोटा सा कनेक्शन भी लोको के ऑपरेशन के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल। और WDG-4 या WDP-4 लोको में TSC की बात की गई है, टर्बो सुपरचार्जर। हाँ, TSC। इसके क्लच और गियर कितने नॉच तक काम करते हैं? नॉच से मतलब शायद इंजन की पावर सेटिंग से है। हाँ बिल्कुल, नॉच लोको पायलट द्वारा सेट की गई पावर लेवल होती है। तो इन लोको में TSC शुरुआती 6 नॉच तक क्लच और गियर के माध्यम से चलता है, मतलब इंजन की ताकत से। अच्छा, 6 नॉच तक इंजन से? जी, लेकिन जब पावर और बढ़ाई जाती है, मतलब 6 नॉच के बाद, तो ये टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट गैसों के दबाव से काम करने लगता है। एग्जॉस्ट गैस से? हाँ, ये डिजाइन ईंधन दक्षता और परफॉर्मेंस दोनों के बीच एक संतुलन बनाने के लिए किया गया है। तकनीक वाकई कमाल की है। एक और सवाल है, WDM-3A लोको के CCE यानी क्रैंक केस एग्जॉस्टर मोटर से निकलने वाले गहरे काले धुएं के बारे में, ये किसका संकेत है? देखिए, अगर CCE मोटर से गहरा काला धुआं निकल रहा है तो ये आमतौर पर इंजन के अंदर की खराबी का संकेत होता है। खराबी? किस तरह की? खासकर इंजन के लाइनर का घिस जाना। लाइनर घिसने से काला धुआं? हाँ, लाइनर घिसने से क्या होता है कि इंजन ऑयल कंबशन चेंबर में जा सकता है और जलने लगता है, उसी से ये काला धुआं निकलता है। अच्छा, तो एक अनुभवी कार के लोको WAG-12B का जिक्र है, ये कहाँ बन रहा है? WAG-12B जो कि भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रोमोटिव में से एक है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसका निर्माण बिहार के मधेपुरा स्थित कारखाने में होता है। यह मेक इन इंडिया पहल का भी एक बड़ा उदाहरण है। मधेपुरा बिहार में, ठीक है। देखिए, इन लोकोमोटिव से आगे बढ़ते हैं और रोलिंग स्टॉक यानी डिब्बों और वैगनों पर आते हैं। यहाँ BLC रेक का जिक्र है जो कंटेनर ढोते हैं। हाँ, BLC। एक सवाल है कि अगर एक BLC वैगन खराब हो जाए तो 5 वैगन क्यों अलग करने पड़ते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि BLC वैगन आमतौर पर 5 वैगनों की एक स्थायी यूनिट या समूह में जुड़े होते हैं। अच्छा, 5 की यूनिट होती है? जी, इनमें ब्रेकिंग और कपलिंग सिस्टम भी उसी यूनिट के हिसाब से डिजाइन होता है। तो अगर एक वैगन में ऐसी खराबी आती है जिसे रास्ते में ठीक नहीं किया जा सकता, तो सुरक्षा और परिचालन की सुगमता के लिए पूरी 5 वैगन यूनिट को ही ट्रेन से अलग करना पड़ता है। अच्छा, ये तो एक तरह से टीम वर्क जैसा है। एक खराब हुआ तो पूरी टीम को हटना पड़ा। हाँ, कह सकते हैं।
अब इन BLC रेक्स के लिए ब्रेक पावर BP प्रतिशत के बारे में भी सवाल है। प्रारंभिक स्टेशन से कितना न्यूनतम BP प्रतिशत चाहिए होता है? प्रारंभिक स्टेशन पर जहां ट्रेन यात्रा शुरू करती है, वहां BLC रेक में 100% ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। 100% मतलब हर ब्रेक काम करना चाहिए। जी हाँ, हर ब्रेक लगे वैगन का ब्रेक पूरी तरह काम करना चाहिए। और क्या रास्ते में ये प्रतिशत कम हो सकता है? हाँ, रास्ते में यानी इन रूट थोड़ी रियायत होती है, लेकिन BLC रेक के लिए ये 90% से कम नहीं होना चाहिए। 90%। और क्या ये सभी तरह की मालगाड़ियों के लिए एक जैसा है? नहीं, ये सभी रेकों के लिए एक जैसा नहीं है। अच्छा। जैसे CC रेक हैं, क्लोज सर्किट रेक, जो अक्सर एक ही रूट पर चलते हैं, उनके लिए भी यही 100% 90% का नियम है। लेकिन प्रीमियम रेक, जो शायद ज्यादा जरूरी या जल्दी खराब होने वाला सामान ले जाते हैं, उनके लिए शुरू में 95% और रास्ते में 75% का मानक है। 95 और 75। जी। और एंड टू एंड रेक, जो एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं, के लिए 90% शुरू में और 75% रास्ते में। 90-75। हाँ, ये अलग अलग मानक लोड के प्रकार, ट्रेन की गति और रूट की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि हर हाल में सुरक्षित ब्रेकिंग सुनिश्चित हो सके। ये प्रतिशत सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि सुरक्षा की गारंटी है। बिल्कुल। अब यात्री डिब्बों यानी कोचिंग स्टॉक पर आते हैं। हाइब्रिड कोच में कितने ब्रेक इंडिकेटर होते हैं? हाइब्रिड कोच में 4 ब्रेक इंडिकेटर होते हैं। 4? ये क्या दिखाते हैं? ये कोच के बाहर लगे होते हैं और दिखाते हैं कि उस कोच के ब्रेक लगे हुए हैं, तब लाल दिखते हैं, या रिलीज हैं तब हरा। अच्छा, लाल मतलब ब्रेक लगा है, हरा मतलब रिलीज। जी। इससे स्टाफ को आसानी से पता चल जाता है कि ब्रेक सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं। ठीक है। और कोचिंग स्टॉक में एक और महत्वपूर्ण माप है रेल हेड से CBC की ऊंचाई। CBC यानी सेंटर बफर कपलर। हाँ, जो डिब्बों को जोड़ता है। हाँ, इसकी न्यूनतम ऊंचाई भरी हुई स्थिति में कितनी होनी चाहिए? भरी हुई यानी लोडेड स्थिति में CBC की न्यूनतम ऊंचाई रेल हेड से 1030 मिलीमीटर होनी चाहिए। 1030 mm। हाँ। और खाली में? और खाली स्थिति में ये 1105 मिलीमीटर होती है। 1105 mm। ये अंतर क्यों और ये मानक क्यों जरूरी है? देखिए, ये मानक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डिब्बों के कपलर की ऊंचाई में ज्यादा अंतर होगा तो कपलिंग ठीक से नहीं होगी या चलते चलते खुल सकती है। अरे, ट्रेन अलग हो सकती है। हाँ बिल्कुल, खतरा रहता है। ये ऊंचाई सुनिश्चित करती है कि सभी डिब्बों के कपलर्स एक सीध में रहें और सुरक्षित रूप से जुड़े रहें। ये तो बहुत जरूरी मानक है। एक और आम समस्या हो सकती है फ्लैट टायर, मतलब पहिए का कोई हिस्सा घिसकर सपाट हो जाना। हाँ, फ्लैट स्पॉट। अगर यात्री कोच में 50 मिलीमीटर का फ्लैट टायर हो जाए तो क्या ट्रेन सामान्य गति से चल सकती है? नियम के अनुसार इंजन और यात्री कोच में 50 मिलीमीटर तक का फ्लैट टायर, और मालगाड़ी में? और मालगाड़ी वैगन में 60 मिलीमीटर तक का फ्लैट टायर होने पर गाड़ी अपनी सामान्य अनुमत गति, परमिटेड स्पीड से चल सकती है। अच्छा, 50 mm और 60 mm तक नॉर्मल स्पीड। जी हाँ, लेकिन अगर फ्लैट टायर इससे ज्यादा है तो फिर? तो पहिए और पटरी दोनों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है, इसलिए गाड़ी की गति को तुरंत घटाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ता है। सिर्फ 20 kmph? जी। सुरक्षा के लिए ये सारे नियम। गाड़ियों में एक और तकनीक का जिक्र है APM यानी ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफायर। ये क्या करता है? APM, हाँ, ये एक स्मार्ट डिवाइस है। स्मार्ट कैसे? ये मालगाड़ी के वजन मतलब लोड के हिसाब से ब्रेक सिलेंडर में जाने वाले हवा के दबाव को यानी ब्रेक प्रेशर को अपने आप एडजस्ट करता है। अपने आप? जी हाँ, खाली मालगाड़ी में जब वजन कम होता है तो ये ब्रेक सिलेंडर में कम दबाव भेजता है, लगभग 2.2 प्लस 0.25 kg cm²। 2.2 kg? जी, लेकिन जब मालगाड़ी भरी हुई होती है तो उसे रोकने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए। जाहिर है। तो APM दबाव बढ़ाकर 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर देता है। ठीक है, 3.8 kg, तो ये तो बहुत ही उपयोगी है। जी। इसका मतलब है कि खाली गाड़ी में ब्रेक लगाने पर पहिए लॉक होकर फिसलेंगे नहीं। बिल्कुल। और भरी गाड़ी को रोकने के लिए पूरी ताकत मिलेगी। बिल्कुल, ये लोड के अनुसार ब्रेकिंग को ऑप्टिमाइज करता है। इससे सुरक्षा बढ़ती है और पहियों की घिसावट भी कम होती है। ठीक है, हमने लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक की काफी बारीकियां समझी। अब जरा ट्रैक, ओवरहेड इक्विपमेंट यानी बिजली की तारों और उनसे जुड़े सुरक्षा उपायों पर आते हैं। यहाँ कुछ और दिलचस्प बातें सामने आती हैं। जी। OHE का स्टैगर क्या होता है
और सीधी लाइन पर ये कितना होता है? OHE स्टैगर का मतलब है कि बिजली का तार मतलब कॉन्टैक्ट वायर ट्रैक के सेंटर लाइन से कितना इधर उधर साइड में रहता है। अच्छा, सेंटर से कितना हटके? हाँ, सीधी पटरी पर यह स्टैगर ट्रैक सेंटर से प्लस माइनस 200 मिलीमीटर होता है। मतलब तार सेंटर से 200 mm दाएं या बाएं हो सकता है। 200 mm। और घुमावदार लाइन पर? और कर्व पर यह प्लस 300 मिलीमीटर होता है। ये स्टैगर जानबूझ कर दिया जाता है। जानबूझकर? क्यों? तार को सीधा क्यों नहीं रखते? अच्छा सवाल है। देखिए, अगर तार बिल्कुल सीधा रहेगा तो लोको के ऊपर लगा पेंटोग्राफ जो बिजली लेता है, हाँ, वो जो ऊपर उठा रहता है। हाँ, वो तार पर एक ही जगह लगातार रगड़ता रहेगा। तो इससे पेंटोग्राफ का कार्बन स्ट्रिप और तार दोनों जल्दी घिस जाएंगे। स्टैगर देने से पेंटोग्राफ तार पर दाएं बाएं घूमता है, जिससे घिसावट पूरी सतह पर फैल जाती है और दोनों की लाइफ बढ़ जाती है। वाह, ये तो बहुत सोचा समझा डिजाइन है। जी बिल्कुल। और 72 मीटर के OHE स्पैन में कितने ड्रॉपर होते हैं? स्पैन मतलब दो खंभों के बीच की दूरी। जी हाँ, स्पैन मतलब दो OHE मास्ट यानी खंभों के बीच की दूरी। 72 मीटर के स्टैंडर्ड स्पैन में 9 ड्रॉपर होते हैं। 9 ड्रॉपर? ये क्या करते हैं? ड्रॉपर वो पितले तार होते हैं जो ऊपर वाला मोटा तार कैटेनरी वायर से नीचे वाला बिजली का तार कॉन्टैक्ट वायर को लटका कर रखते हैं। अच्छा, उसे पकड़ के रखते हैं। हाँ, और उसे सही ऊंचाई पर बनाए रखते हैं। इनकी संख्या और दूरी ये सुनिश्चित करती है कि कॉन्टैक्ट वायर लगभग एक समान ऊंचाई पर रहे और पेंटोग्राफ से उसका संपर्क ठीक से बना रहे। समझ गई। ट्रैक से जुड़ा एक और तकनीकी शब्द है इम्प्लांटेशन। इसका क्या मतलब है? इम्प्लांटेशन का मतलब है ट्रैक के सेंटर से OHE मास्ट यानी खंबे की सतह की दूरी। ट्रैक सेंटर से खंभे की दूरी? जी, ये दूरी एक न्यूनतम मानक से कम नहीं होनी चाहिए ताकि ट्रेन गुजरते समय किसी भी हिस्से के मास से टकराने का खतरा ना हो और रख रखाव करने वाले कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षित जगह बनी रहे। सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाता है? अच्छा, एक ब्लॉक सेक्शन में यानी 2 स्टेशनों के बीच के हिस्से में एक साथ अधिकतम कितनी ट्रैक मशीनें काम कर सकती हैं? एक ब्लॉक सेक्शन में एक समय में अधिकतम 5 ट्रैक मशीनें काम करने की अनुमति होती है। सिर्फ 5? क्यों? यह सीमा ट्रैफिक ब्लॉक जब ट्रेनों का आना जाना रोका जाता है उसके प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि मशीनें एक दूसरे के काम में बाधा न डालें और जरूरत पड़ने पर उन्हें जल्दी से सेक्शन से हटाया जा सके। अच्छा, मैनेजमेंट के लिए अब कुछ और सुरक्षा उपकरणों और नियमों पर आते हैं। ATD का फुल फॉर्म क्या है? ATD का मतलब है ऑटो टेंशन डिवाइस। ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस। ऑटोमेटिक टेंशन डिवाइस ये क्या करता है? ये OHE में लगा एक सिस्टम होता है जिसमें वजन मतलब काउंटर वेट्स लगे होते हैं। इसका काम है तापमान बदलने के साथ OHE तारों की लंबाई में जो बदलाव आता है ना, हाँ, गर्मी में फैलते हैं, सर्दी में सिकुड़ते हैं। बिल्कुल, तो ये डिवाइस उस बदलाव को एडजस्ट करके तारों में टेंशन यानी तनाव को लगभग एक जैसा बनाए रखता है। अच्छा, इससे तार ना तो ज्यादा ढीले होते हैं ना ज्यादा कसते हैं और बिजली सप्लाई सही बनी रहती है। यानी ये मौसम के असर को कम करता है। ठीक है। BWL वैगन की अधिकतम गति कितनी होती है? BWL क्या है वैसे? BLWL का मतलब है बिल्ड वेट लोडेड वैगन, यानी वो वैगन जिनका वजन बिल के आधार पर माना जाता है। अच्छा, इनकी स्पीड? इनकी अधिकतम अनुमत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 60 kmph। 60 kmph, ठीक है। ट्रैक की सुरक्षा के लिए गश्ती दल मतलब पेट्रोलमैन भी होते हैं। जी हाँ, पेट्रोलमैन। उनके लिए एक निर्देश है कि अगर उन्हें अपनी ड्यूटी के अंत में अगला गश्ती दल न मिले तो क्या करना चाहिए? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अगर किसी पेट्रोलमैन को उसकी निर्धारित बीट के अंत में रिलीफ करने वाला अगला पेट्रोलमैन नहीं मिलता है तो उसे अपनी गश्त रोकनी नहीं चाहिए। रोकनी नहीं चाहिए तो क्या करे? उसे आगे वाले स्टेशन की तरफ गश्त जारी रखनी चाहिए और वहां के स्टेशन मास्टर SM को तुरंत उसकी सूचना देनी चाहिए। आगे स्टेशन तक जाना पड़ेगा? जी, ये नियम इसलिए है ताकि ट्रैक की निगरानी में कोई गैप ना आए और सुरक्षा बनी रहे। ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल। 2 और शब्द अक्सर सुनने में आते हैं, कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग। ये कहां और क्यों बनाई जाती हैं? हाँ, ये दोनों ही सुरक्षा के लिए बनाई गई अतिरिक्त लाइनें होती हैं। सेफ्टी लाइंस। जी,
कैच साइडिंग आमतौर पर तेज ढलान वाले सेक्शन में, जैसे 1.80 या उससे ज्यादा डाउन ग्रेडियंट पर स्टेशन यार्ड से पहले बनाई जाती है। स्टेशन से पहले ढलान पर क्यों? इसका मकसद होता है कि अगर कोई ट्रेन ढलान पर नियंत्रण खो दे और रोक ना पाए, हाँ। तो उसे मेन लाइन या स्टेशन यार्ड में घुसने से रोककर इस साइडिंग में भेज दिया जाए, जहां वो सुरक्षित रूप से रुक सके या फिर आगे रेत के ढेर या सैंड हम्प से रुक जाए। अच्छा, ट्रेन को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। हाँ, एक तरह से। और स्लिप साइडिंग? ये कहाँ होती है? स्लिप साइडिंग अक्सर चढ़ाई वाले ब्लॉक सेक्शन में बनाई जाती है, अप ग्रेडियंट जैसे 1.100 या ज्यादा पर। चढ़ाई पर? क्यों? इसका मकसद होता है कि अगर चढ़ाई पर खड़ी कोई ट्रेन पीछे की ओर लुढ़कने लगे, मतलब स्लिप करने लगे। अच्छा, पीछे जाने लगे। हाँ, तो वो पीछे जाकर मेन लाइन पर दूसरी ट्रेनों के लिए खतरा ना बने, बल्कि इस साइडिंग में चली जाए। तो ये ब्लॉक सेक्शन को बचाती है। हाँ, स्लिप साइडिंग ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा करती है, जबकि कैच साइडिंग स्टेशन सेक्शन की। ये अब सिग्नलिंग और कुछ खास परिचालन प्रक्रियाओं से जुड़े सवालों को देखते हैं। जी। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में जहां सिग्नल अपने आप काम करते हैं, अगर किसी ट्रेन को मदद भेजने की जरूरत पड़े तो किस अधिकार पत्र, मतलब अथॉरिटी का इस्तेमाल होता है? ऑटोमेटिक सेक्शन में फंसी ट्रेन की सहायता के लिए दूसरी ट्रेन या इंजन भेजने के लिए फॉर्म TC 912 जारी किया जाता है। TC 912? जी, ये उस सहायता इंजन के लोको पायलट के लिए अधिकार पत्र होता है कि वो कहां तक जा सकता है और उसे क्या सावधानियां बरतनी है। ठीक है। इसी ऑटोमेटिक सेक्शन में कोहरे के दौरान क्या होता है? अगर लोकोमोटिव में FSD यानी फॉग सेफ डिवाइस लगा है, हाँ, FSD, तो अधिकतम गति क्या हो सकती है और ये FSD काम कैसे करता है? देखिए, FSD लगे लोकोमोटिव के लिए ऑटोमेटिक सेक्शन में कोहरे के दौरान अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 75 kmph कोहरे में? जी, पर यह सामान्य से कम है, जाहिर है। FSD एक GPS आधारित डिवाइस है। GPS बेस्ड? हाँ, ये लोको पायलट को न सिर्फ आने वाले सिग्नल या स्टेशन का नाम बताता है, बल्कि स्क्रीन पर उसकी दूरी भी दिखाता है और वॉइस अलर्ट भी देता है। आवाज भी आती है? जी, इससे घने कोहरे में जब सिग्नल देखना मुश्किल होता है, तब भी पायलट को पता रहता है कि आगे क्या है और कितनी दूरी पर है। ये सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो कमाल की तकनीक है। अब एक और स्थिति ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में, अगर किसी वजह से बगल वाली लाइन को सुरक्षित करना हो, मान लीजिए कोई अवरोध है। हाँ, प्रोटेक्शन करना हो। हाँ, तो डेटोनेटर यानी पटाखे कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? इसके लिए नियम, अगर बगल की लाइन पर खतरा है तो लोको पायलट द्वारा आगे की तरफ, मतलब जिस तरफ से ट्रेन आ सकती है, हाँ। पहला पटाखा 600 मीटर पर, दूसरा फिर 600 मीटर पर, यानी 1200 मीटर। 600 और 1200? जी, और फिर दो पटाखे 10-10 मीटर के फासले पर, यानी 1210 और 1220 मीटर। कुल 4 पटाखे आगे। 4 पटाखे आगे। हाँ। और पीछे गार्ड क्या करता है? और ट्रेन के गार्ड द्वारा पीछे की तरफ पहला पटाखा 90 मीटर पर, दूसरा फिर 90 मीटर पर, यानी 180 मीटर। 90 और 180। और फिर दो पटाखे 10-10 मीटर पर, यानी 190 और 200 मीटर पर। पीछे भी 4 पटाखे। 600, 600, 10-10 आगे और 90, 90, 10-10 पीछे। ये दूरियां याद रखना भी एक चुनौती होगी। जी, ये बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ये दूरियां इसलिए तय की गई हैं ताकि आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को रोकने के लिए पर्याप्त चेतावनी और समय मिल सके। ठीक है, अगर ट्रेन लाल होम सिग्नल पर खड़ी है और उसके पीछे IBS यानी इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल है, हाँ, IBS, तो बचाव कार्य जैसे पटाखे लगाना कितनी देर बाद शुरू करना होता है? अगर ट्रेन होम सिग्नल पर रुकी है और पिछला सिग्नल IBS था, तो 5 मिनट इंतजार करने के बाद बचाव कार्य शुरू कर देना चाहिए। 5 मिनट बाद? क्यों? ये 5 मिनट का समय इसलिए दिया जाता है कि शायद सिग्नल अपने आप ठीक हो जाए या कोई अस्थायी रुकावट हो। अगर 5 मिनट में कुछ नहीं होता तो फिर प्रोटेक्शन जरूरी है। समझ गई। हर स्टेशन के अपने नियम होते हैं, जिन्हें स्टेशन संचालन नियम SWR कहते हैं। जी, SWR, स्टेशन वर्किंग रूल्स। इन्हें बनाने के लिए अधिकृत अधिकारी कौन है? कौन ऑथराइज करता है? स्टेशन संचालन नियम बनाने और मंजूर करने का अधिकार DRM यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर को होता है। DRM को? जी, SWR एक तरह से स्टेशन की कुंडली होती है। इसमें उस स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन, शंटिंग, सिग्नलिंग और आपातकालीन प्रक्रियाओं से जुड़े सभी स्थानीय नियम और निर्देश लिखे होते हैं। ऑटोमेटिक ID का फुल फॉर्म क्या है? UMID का मतलब है यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन। यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन? जी। ये क्या है? ये रेलवे कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए
एक स्मार्ट कार्ड आधारित स्वास्थ्य पहचान प्रणाली है। स्मार्ट कार्ड, जी जिससे उन्हें रेलवे अस्पतालों और पैनल वाले अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। अच्छा, ये हेल्थ आईडी जैसा है। हाँ बिल्कुल। प्रशासनिक आधार पर अगर किसी कर्मचारी का तबादला करना हो तो उसके लिए न्यूनतम कितनी सेवा अवधि जरूरी है, मिनिमम सर्विस? प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले तबादलों के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त नहीं होती है। कोई शर्त नहीं? जी नहीं। अगर संगठन की जरूरत है तो कर्मचारी का तबादला कभी भी किया जा सकता है। अच्छा, अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच करनी हो और उसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त करना हो तो किस फॉर्म का इस्तेमाल होता है? जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए SF7 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 7 जारी किया जाता है। SF7। जी, ये अनुशासनात्मक कार्रवाई मतलब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की मानक प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है। लोको, ट्रैफिक और सिग्नल जैसे विभागों के निरीक्षणीय स्टाफ मतलब इंस्पेक्टोरियल स्टाफ जो सुरक्षा से जुड़े काम देखते हैं, हाँ, जो इंस्पेक्शन करते हैं, हाँ, उनका दृष्टि परीक्षण किस मेडिकल वर्ग के तहत होता है? इन महत्वपूर्ण विभागों के निरीक्षणीय स्टाफ का दृष्टि परीक्षण A3 मेडिकल वर्ग के मानकों के अनुसार किया जाता है। A3, ये काफी स्ट्रिक्ट होगा। जी हाँ, इसमें आंखों की रोशनी, रंग पहचानने की क्षमता वगैरह की कड़ी जांच होती है, क्योंकि उनके काम में सिग्नल देखना, बारीक चीजों का निरीक्षण करना शामिल होता है। इसमें कोई भी चूक गंभीर परिणाम ला सकती है। सही बात है। और अन क्या है? BOR का मतलब है ब्रीच ऑफ रेस्ट। ब्रीच ऑफ रेस्ट, ब्रीच ऑफ रेस्ट मतलब आराम में कमी। बिल्कुल। रेलवे में ड्राइवरों, गार्डों और अन्य रनिंग स्टाफ के लिए काम के घंटों के बाद न्यूनतम आराम की अवधि निर्धारित है। HOER के तहत मतलब आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस, हाँ, अगर किसी कर्मचारी को इस निर्धारित अवधि से कम आराम मिलता है तो उसे BOR माना जाता है। इसका रिकॉर्ड रखा जाता है क्योंकि थकान से होने वाली गलतियों को रोकने के लिए पर्याप्त आराम बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक साथ 5 हूटर बजते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये सिर्फ शोर नहीं है, ये एक कोड है, एक तरह का संदेश। 5 हूटर का मतलब है कि बाहरी स्टेशन पर मतलब आउटलाइंग स्टेशन पर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ART और मेडिकल रिलीफ ट्रेन MRT, इनकी फौरन जरूरत है। ये इमरजेंसी में कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड तरीका है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और मदद तेजी से पहुंचे। अच्छा, और ये जो सायरन है इन्हें कितनी बार दोहराया जाता है? क्या एक बार बजाना काफी नहीं होता? नहीं, इमरजेंसी की गंभीरता को देखते हुए इन्हें हर 90 सेकंड के गैप पर दोहराया जाता है। हर 90 सेकंड पर? हाँ बिल्कुल, ये पक्का करने के लिए कि संदेश सब तक जरूर पहुंचे, चाहे कोई पहली बार में चूक भी गया हो। ऐसी स्थिति में क्लियर और लगातार कम्युनिकेशन जान बचा सकता है। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन का एक और जरूरी जरिया है सिग्नल। सिग्नल का पालन ना करना, खासकर जब वो लाल हो मतलब खतरे का संकेत दे रहा हो, ये कितना गंभीर माना जाता है। इसे रेलवे की भाषा में कहते हैं सिग्नल पास्ट एट डेंजर या स्पैड, और इसे H क्लास की दुर्घटना माना जाता है। H क्लास? जी, H क्लास। ये क्लासिफिकेशन ही अपने आप में बताता है कि ये कितना ज्यादा गंभीर है। ये सबसे खतरनाक उल्लंघनों में से एक है जिसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। इसीलिए सिग्नल सिस्टम और उसके पालन पर इतना जोर है। कभी कभी होता है ना, घना कोहरा हो या कोई मोड़ हो, सिग्नल ठीक से दिखता नहीं, ऐसे में क्या होता है? हाँ, ऐसी सिचुएशन के लिए रिपीटिंग सिग्नल लगाए जाते हैं। ये मेन सिग्नल से पहले लगते हैं और मेन सिग्नल क्या दिखा रहा है उसी को दोहराते हैं। इनका मकसद यही है कि लोको पायलट को आने वाले सिग्नल की जानकारी पहले मिल जाए, खासकर जब विजिबिलिटी कम हो। ये सेफ्टी की एक और लेयर है, समझ लीजिए। सेफ्टी की बात चली रही है तो एक और चीज है मानवीय चूक, जैसे ड्यूटी पर नशे की हालत में आना। इसके लिए क्या नियम है? ये तो सीधा सीधा जनरल रूल्स GR का नियम नंबर 2.09 है, उसका उल्लंघन है। रेलवे कर्मचारी खासकर जो ट्रेन चलाने से जुड़े हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो हर समय पूरी तरह अलर्ट और फिट रहें। किसी भी तरह का नशा इसके बिल्कुल खिलाफ है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता, क्योंकि लाखों लोगों की सुरक्षा दांव पर होती है। सही कहा। और एक छोटी सी, शायद कम लोगों को पता हो ये बात, रात के समय जब ट्रैक पॉइंट यानी कांटा मेन लाइन के बजाय साइड वाली लूप लाइन के लिए सेट होता है तो उसका इंडिकेटर कौन सी रोशनी दिखाता है? रात में अगर कांटा लूप लाइन के लिए सेट है तो पॉइंट इंडिकेटर हरी रोशनी दिखाएगा। हरी रोशनी।
लूप लाइन के लिए। जी हाँ, हरी। ये लोको पायलट को क्लियर बताता है कि ट्रेन साइड लाइन पर जा रही है। दिन में तो डिस्क या तीर का निशान होता है, पर रात में रोशनी ही साफ संकेत है। ये छोटी छोटी बातें भी सेफ ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। अब नियमों और प्रक्रियाओं पर थोड़ी और बात करते हैं। रेलवे की अपनी एक पूरी रूल बुक होती है ना, जैसे सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका या GNSR कहते हैं। इसमें कितने अध्याय होते हैं? हाँ, जो नई GNSR पुस्तिका है उसमें कुल 18 अध्याय हैं। 18? जी 18। ये नंबर ही दिखाता है कि रेलवे का संचालन कितना डिटेल्ड और रेगुलेटेड है। हर चैप्टर एक खास पहलू को कवर करता है, सिग्नल, कम्युनिकेशन, ब्लॉक वर्किंग, ट्रेन चलाना वगैरह वगैरह। अच्छा, कभी कभी ट्रेनों में नॉर्मल से बड़े साइज का सामान भेजा जाता है, जिसे ODC कहते हैं, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। क्या इसे चलाने के लिए कोई खास परमिशन लगती है? हाँ बिल्कुल, ODC को उनके साइज और वजन के हिसाब से अलग अलग क्लास में बांटा जाता है। जो C क्लास ODC होते हैं, मतलब काफी बड़े या भारी, उन्हें चलाने की परमिशन सीधे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS से लेनी पड़ती है। CRS से? जी, CRS एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो रेलवे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देखती है। ये परमिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे सामान को ले जाने में खास सावधानी बरतनी पड़ती है, जैसे स्पीड लिमिट, रूट क्लियर है या नहीं, और कभी कभी तो पावर सप्लाई भी बंद करनी पड़ती है उस सेक्शन की। समझ गया। ये तो हुई नियमों की बात। ऑपरेशन से जुड़ी कुछ टेक्निकल टर्म्स भी होती हैं, जैसे न्यूट्रल जोन। ये क्या होता है? A क्लास स्टेशनों पर ये आमतौर पर स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल के बीच होता है। और प्रोसेस है रोड लर्निंग। ये क्या है और क्यों जरूरी है? रोड लर्निंग मतलब है किसी खास रेल सेक्शन या रूट को अच्छी तरह जानना, उससे परिचित होना। अगर कोई लोको पायलट है, मान लीजिए उसने किसी सेक्शन पर 3 महीने या उससे ज्यादा टाइम से ट्रेन नहीं चलाई है, हाँ। तो उसे उस रूट पर दोबारा रेगुलर ड्यूटी करने से पहले रोड लर्निंग करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, उसे आमतौर पर दिन में एक ट्रिप और रात में एक ट्रिप किसी अनुभवी पायलट के साथ या सुपरवाइजर की निगरानी में करनी होती है। लेकिन क्यों? रूट तो वही रहता है ना? रूट तो वही रहता है, पर लोको पायलट को हर सिग्नल की एकदम सही लोकेशन, कहाँ स्पीड कम करनी है, कहाँ चढ़ाई है, कहाँ उतार है, मोड़ कैसे हैं, और दूसरी जो लोकल चीजें हैं उनसे पूरी तरह वाकिफ होना जरूरी है। रात और दिन में देखने की कंडीशंस भी अलग होती हैं, इसलिए दोनों टाइम लर्निंग जरूरी है। ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि पायलट हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे और सही टाइम पर सही फैसला ले। 3 महीने का गैप काफी होता है कुछ बारीकियां भूलने के लिए। समझ गया, बिल्कुल सही। वैग 9 में कितने ब्रेक ब्लॉक होते हैं? वैग 9 लोको में कुल 24 ब्रेक ब्लॉक होते हैं। 24? हाँ 24। ये नंबर दिखाता है कि वो कितना भारी लोड खींच सकता है और उसे सेफली रोकने के लिए कितनी ब्रेकिंग पावर चाहिए। हर पहिए पर असरदार ब्रेकिंग के लिए ये ब्लॉक जरूरी है। सुना ये WAG9 लोकोमोटिव वोल्टेज के कम ज्यादा होने पे काफी सेंसिटिव होते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ, ये बात सही है। ये मॉडर्न लोको है, इनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, तो स्टेबल पावर सप्लाई बहुत जरूरी है। बैटरी वोल्टेज पर लगातार नजर रखी जाती है। अगर बैटरी वोल्टेज गिरकर 92 वोल्ट पर आ जाए और 30 सेकंड तक वहीं बना रहे, 92 वोल्ट पर? हाँ, तो सिस्टम में P2 प्रायोरिटी का फॉल्ट मैसेज आता है। P2 मतलब एक तरह की वार्निंग है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। और अगर वोल्टेज और गिरा तो? अगर वोल्टेज गिरकर 86 वोल्ट हो जाता है तो P1 प्रायोरिटी का फॉल्ट आता है। P1 फॉल्ट P2 से ज्यादा सीरियस माना जाता है और उस पर फौरन एक्शन लेना पड़ सकता है। और अगर वोल्टेज 82 वोल्ट से भी नीचे चला जाए तो न सिर्फ P1 फॉल्ट आएगा, बल्कि लोकोमोटिव सेफ्टी के लिए अपने आप बंद हो सकता है। बंद हो जाएगा 82 वोल्ट पर? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, ताकि कम वोल्टेज से लोगों के जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचे या ऑपरेशन अनसेफ ना हो जाए। ये तो काफी सख्त लिमिट लगती है। इन लोगों में बैटरी की कैपेसिटी कितनी होती है? WAG9 लोको में आमतौर पर 199 एम्पियर घंटे कैपेसिटी वाली बैटरी लगी होती है। ये बैटरी लोको के कंट्रोल सर्किट, लाइट्स और दूसरी जो सहायक प्रणालियां हैं उनको पावर देती है, खासकर जब पैंटोग्राफ नीचे हो या न्यूट्रल सेक्शन से गुजर रहे हो। रेलगार्ड की ऊंचाई? हाँ, कुछ पार्ट्स की ऊंचाई और डायमेंशन सेफ्टी और इंटरऑपरेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे आपने रेलगार्ड की बात की, जो पटरी पर पड़ी छोटी मोटी रुकावटों को हटाने के लिए लोको के आगे लगा होता है। हाँ। उसकी रेल लेवल से तरह बफर, जो 2 डिब्बों या लोको को जोड़ने और झटके सहने का काम करते हैं, उनकी पटरी के लेवल से कम ऊंचाई 1030 मिलीमीटर होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड्स पक्का करते हैं कि लोको और डिब्बे सही से जुड़ सकें और सेफली चल सकें। लोकोमोटिव में हवा का दबाव भी बहुत जरूरी होता है, खासकर ब्रेकिंग के लिए।
हवा कहाँ स्टोर होती है इसमें? हवा को कंप्रेस करके स्टोर करने के लिए टैंक होते हैं। WAG-9 में मेनली 450 लीटर कैपेसिटी वाले दो मेन रिजर्वायर MR टैंक होते हैं। 450 लीटर के दो? जी हाँ, ये ब्रेक सिस्टम और दूसरे न्यूमैटिक उपकरणों के लिए हवा का मेन सोर्स है। इसके अलावा 240 लीटर कैपेसिटी का एक सहायक रिजर्वायर AR भी होता है, जो आमतौर पर सहायक सिस्टम्स के लिए हवा देता है। इन टैंकों की कैपेसिटी से ये पक्का होता है कि लोको के पास हमेशा काफी कंप्रेस्ड एयर रहे। लोकोमोटिव के सस्पेंशन सिस्टम के बारे में कुछ बता सकती हैं? ये डैम्पर्स क्या काम करते हैं? सस्पेंशन सिस्टम लोको को स्थिरता देता है और राइड स्मूथ बनाता है। 3 फेज लोको जैसे WAG-9 में कई तरह के डैम्पर्स होते हैं, मतलब शॉक एब्जॉर्बर्स जैसे। इसमें 8 प्राइमरी हेलिकल डैम्पर होते हैं जो पहियों और बोगी फ्रेम के बीच के वर्टिकल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। 4 सेकेंडरी हॉरिजॉन्टल डैम्पर होते हैं जो बोगी के साइड टू साइड मूवमेंट को संभालते हैं, और 4 ही यॉ डैम्पर होते हैं जो बोगी को ट्रैक पर सीधा रखने में मदद करते हैं, खासकर मोड़ों पर। अच्छा, इतने सारे डैम्पर्स। हाँ, ये सब मिलकर लोको को हाई स्पीड पर भी स्टेबल रखते हैं और ट्रैक पर घिसाव भी कम करते हैं। लोको में इतने सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, अर्थ फॉल्ट जैसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बहुत जरूरी है। हार्मोनिक फिल्टर सर्किट में अर्थ फॉल्ट का पता लगाने के लिए एक खास रिले होती है, नंबर 89.6। ये रिले फिल्टर ब्लॉक FB बॉक्स में लगी होती है। जैसे ही कोई अर्थ फॉल्ट डिटेक्ट होता है, ये सिस्टम को अलर्ट या ट्रिप कर सकती है ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। ब्रेक सिस्टम में हवा के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए खास वाल्व्स होते होंगे। बिल्कुल, जैसे WAG-9 में जो E70 ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल होता है, उसमें कंप्रेसर CP को लोड करना है। उसे कंट्रोल करने के लिए EP26 नाम का इलेक्ट्रो न्यूमैटिक वाल्व यूज होता है। ये वाल्व ब्रेक पैनल पर लगा होता है और कंट्रोल सिस्टम से मिले सिग्नल के बेस पर कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करता है। लोको को आगे या पीछे चलाने के लिए रिवर्सर हैंडल होता है। क्या उसे कभी भी ऑपरेट किया जा सकता है? नहीं, सेफ्टी के लिए उसमें भी कुछ शर्तें हैं। रिवर्सर को फॉरवर्ड या रिवर्स पोजीशन में डालने के लिए 2 मेन शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो मेन रिजर्वायर MR का प्रेशर कम से कम 6.4 kg सेंटीमीटर होना चाहिए ताकि न्यूमैटिक सिस्टम ठीक से काम करे। 6.4 kg? ठीक है। और दूसरी शर्त? होता है फ्लैग 570, वो नोड पर होना चाहिए। ये पक्का करता है कि लोगों के दूसरे सिस्टम रिवर्सर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ये इंटरलॉक है एक तरह से, ताकि अनजाने में या असुरक्षित तरीके से ऑपरेशन न हो। यार्ड में शंटिंग के दौरान स्पीड कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए क्या कोई खास फीचर है? हाँ, शंटिंग के टाइम कम स्पीड बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए WAG-9 में SB1 पैनल में एक कॉन्फ़िगरेशन स्विच होता है, नंबर 160। स्विच 160? जी, इस स्विच को एक्टिवेट करने पर लोको की मैक्सिमम स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक लिमिट हो जाती है। भले ही लोको पायलट ज्यादा नॉच यानी पावर लगा दे, ये यार्ड में काम करने वाले स्टाफ और उपकरणों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी फीचर है। और अगर मेन रिजर्वायर का प्रेशर खतरनाक लेवल तक गिर जाए तो? अगर MR प्रेशर 5.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे चला जाता है, तो लोको पायलट के डिस्प्ले पर मेन रिजर्वायर लो का वार्निंग मैसेज आता है। ये एक सीरियस वार्निंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि ब्रेकिंग और दूसरे न्यूमैटिक सिस्टम के लिए हवा कम पड़ रही है और लोको पायलट को फौरन एक्शन लेना होगा। कभी कभी 2 लोकोमोटिव एक साथ जोड़कर चलाते हैं, जिसे मल्टीपल यूनिट या MU ऑपरेशन कहते हैं। इसमें पीछे वाले लोगों के लिए क्या कोई खास सेटिंग करनी पड़ती है? हाँ, जब 2 WAG-9 लोको MU में चलते हैं तो आगे वाला लीडिंग होता है और पीछे वाला ट्रेलिंग। इस सिचुएशन में पीछे वाले यानी ट्रेलिंग लोको का पैंटोग्राफ सिलेक्टर स्विच PS5 ऑटो मोड पर रखा जाना चाहिए। ऑटो मोड पर? जी, इससे ये पक्का होता है कि पीछे वाले लोको का पैंटोग्राफ अपने आप उठे या गिरे आगे वाले लोको के हिसाब से, और दोनों लोको के बीच इलेक्ट्रिकल तालमेल बना रहे। अभी तक हमने ज्यादातर WAG-9 की बात की। जी। क्या हमारे पास पुराने लेकिन अभी भी बहुत काम के WAG-7 लोगों के बारे में भी कुछ खास जानकारी है? हाँ बिल्कुल, WAG-7 तो भारतीय रेलवे के सबसे कामयाब और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मालगाड़ी इंजनों में से एक रहा है। इसकी खासियत है इसकी हाई एडेशन वाली फैब्रिकेटेड बोगी।
हाई एड्रेशन मतलब इसके पहिए पटरी पर अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं, जिससे ये भारी बोझ को आसानी से खींच पाता है। और फैब्रिकेटेड बोगी मतलब ये वेल्डेड स्टील प्लेट से बनी होती हैं, जो कास्ट बोगी के मुकाबले हल्की और मरम्मत में आसान हो सकती हैं। WAG-7 में डायनेमिक ब्रेकिंग के समय इस्तेमाल होने वाला कोई खास पुर्जा? WAG-7 में डायनेमिक ब्रेकिंग यूज होती है। इसमें ट्रैक्शन मोटर्स जनरेटर की तरह काम करके लोको को धीमा करती हैं, और जो बिजली बनती है उसे रेजिस्टेंस ग्रिड में भेजकर गर्मी के रूप में खत्म कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में रेजिस्टेंस ग्रिड बहुत गर्म हो जाते हैं। उन्हें ठंडा रखने के लिए एक ब्लोअर यानी पंखा होता है, MVRF, मोटर वेंटिलेटिंग रोटर फैन। डायनेमिक ब्रेक लगाते समय इस ब्लोअर को चलाने के लिए एक खास कॉन्टैक्टर होता है, C108। अच्छा। WAG-7 में ऑटो रिग्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है, ये क्या है? ऑटो रिग्रेशन एक सेफ्टी फीचर है। जब लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाता है या ब्रेक पाइप PP का प्रेशर तेजी से गिरता है, मान लीजिए 2.8 kgm² से कम हो जाता है, तो RGEB रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेक नाम का डिवाइस एक्टिवेट होता है। ये QRS रिले को डी एनर्जाइज करता है, जिससे लोको की नॉच मतलब पावर लेवल अपने आप कम होने लगती है, रिग्रेस होती है। इसका मकसद ये है कि जब ब्रेक लग रहे हो तो इंजन पूरी ताकत से गाड़ी को खींचने की कोशिश ना करे, जिससे पहिए जाम ना हो या दूसरी प्रॉब्लम ना हो। और अगर ट्रैक्शन सर्किट में वोल्टेज नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, ओवर वोल्टेज, तो क्या होता है? ट्रैक्शन सर्किट में ओवर वोल्टेज लोको के इक्विपमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में WAG-7 में 2 सेफ्टी सिस्टम एक साथ काम कर सकते हैं। एक तो SON, सेफ ऑटो रिग्रेशन, जिसकी हमने अभी बात की। ये WAG-9 और WAG-9H का भी जिक्र सुना है, इनमें कोई खास अंतर? WAG-9 असल में WAG-9 का ही एक भारी वर्जन है, जिसे और ज्यादा लोड खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। एक मेन अंतर उनके सस्पेंशन सिस्टम में है, खासकर प्राइमरी स्प्रिंग्स में। जो स्टैंडर्ड WAG-9 है उसमें 8 प्राइमरी हेलिकल स्प्रिंग के साथ इनर स्प्रिंग लगी होती है। शायद हर WAG-9H में सभी प्राइमरी स्प्रिंग के साथ इनर स्प्रिंग लगी होती है। सभी में? हाँ, सभी में। इससे सस्पेंशन और मजबूत बनता है ताकि वो एक्स्ट्रा वजन सह सके। सीमा,